नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं को जो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र की पिछले वीडियो में जानकारी दी गई और मैंने जो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र की थोड़ी बहुत जानकारी दी, उसके पश्चात आज आप लोगों को परंपरागत और आधुनिक अध्ययन पद्धतियों के बारे में, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों में ये 2 नंबर के प्रश्न में अवश्य पूछा जाता है कि आगमनात्मक पद्धति क्या है और निगमनात्मक पद्धति क्या है। 2 प्रकार की पद्धतियां ज्ञान के प्राप्ति के लिए मूल रूप से काम में लाई जाती है। आगमनात्मक पद्धति 2 नंबर का प्रश्न, निगमनात्मक पद्धति 2 नंबर का प्रश्न। आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत पहले कुछ तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, चाहे अतीत में हो चाहे तुलना के द्वारा हो, और फिर उसको विशिष्ट तथ्यों के द्वारा सामान्य सिद्धांत की ओर इसका अध्ययन किया जाता है। निगमनात्मक पद्धति में पहले से ही किसी सामान्य सिद्धांत के रूप में सत्य मानकर उसकी कल्पना कर ली जाती है और विशिष्ट सिद्धांत की ओर बढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से दोनों पद्धतियां एक दूसरे की पूरक है। आगमनात्मक पद्धति में आप लोगों के जो कोर्स में है वो है पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति। आज इन्हीं के बारे में संक्षिप्त जानकारी इन चारों पद्धतियों की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरागत अध्ययन पद्धतियां हैं, जिसके आधार पर इस विषय का अध्ययन किया जाता है। आप इन नामों से परिचित है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को पर्यवेक्षणात्मक पद्धति क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, सावधानी क्या रखनी चाहिए, इस बारे में जानकारी देती हूँ। पर्यवेक्षणात्मक, जैसा कि नाम से विदित है कि इस पद्धति के अंतर्गत मानवीय इंद्रियों की सहायता से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और निकटता से स्वयं वास्तव में जाकर उस स्थिति का आकलन किया जाता है और विभिन्न तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। राजनीति विज्ञान में भी पदार्थ विज्ञानों की तरह इस पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा है और इस पद्धति के जो सीमा है वो ये है कि बहुत ही इसको सीमित क्षेत्र में अपनाया जा सकता है, क्योंकि हर किसी के लिए ये संभव नहीं है कि उस घटना का आकलन करने के लिए, वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए स्वयं उस जगह जाया जाए, क्योंकि सर्वसुलभ ये पद्धति नहीं है। और इस की जो उपयोगिता इस सत्य से सीमित है कि किसी भी संस्था का भूत या भविष्य, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी इस पद्धति को काम में लेने के कारण नहीं मिल पाती। तो ये 2 बड़ी सीमाएं हैं, सर्वसुलभ नहीं है और ये भूत और भविष्य का पता इस पद्धति के माध्यम से नहीं लगाया जा सकता। सावधानी भी बरतनी होती है, निष्पक्ष रहना जरूरी है। जिस घटना का आप आकलन करने जा रहे हैं उस घटना को आप जो है ये इस प्रकार की भूल नहीं होनी चाहिए कि जो घटना वास्तव में दिख रही है उसी की जानकारी आपको लेनी होगी और निष्पक्षता और वैज्ञानिकता को भी अपनाना होगा। दूसरी जो पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति, जैसा कि नाम से विदित है, ऐतिहासिक पद्धति में आप ये मतलब अतीत या इतिहास में उस संस्था का अतीत कैसा रहा, इस बात की जानकारी लेनी आवश्यक होती है। राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं होता बल्कि विकास का परिणाम होती है, इसलिए हर संस्था का कोई न कोई अतीत अवश्य होता है। उसकी जानकारी लिए बिना हम आगे भविष्य और वर्तमान की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इसकी पद्धति की भी कुछ सीमाएं हैं, जिसमें कि ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि प्रत्येक समस्या का कुछ जो है, कोई भी समस्या विशेष परिस्थितियों, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप घटती है, तो उन तत्कालीन परिस्थितियों में उस समस्या का समाधान निकल सकता है, लेकिन आगे वर्तमान या भविष्य की समस्याओं का अतीत के माध्यम से समाधान नहीं निकाला जा सकता। और दूसरी सीमा ये है कि सिर्फ घटनाओं का विवरण मात्र होती है, इतिहास जो है घटनाओं का विवरण मात्र होता है। राजनीतिक आदर्श या नैतिक मूल्यों का इसमें कोई महत्व नहीं होता, जबकि हमारा ये विषय राजनीतिक आदर्श स्थापित करने का विषय है। लेकिन इसमें
इसकी उपयोगिता ऐतिहासिक पद्धति की राजनीति विज्ञान में हमें ये पता नहीं चलती, सीमित हो जाती है उसकी उपयोगिता। और सावधानी भी ये रखनी पड़ती है कि कई बार हम ऊपरी समानताओं और सादृश्यों के चक्कर में न पड़ जाएं, क्योंकि आप देखते हैं कि रूस और चीन दो ऐसे देश हैं जो कि साम्यवादी विचारधारा को अपनाते हैं, लेकिन दोनों में समानता नहीं है। दूसरी चीज, वर्तमान और भविष्य की प्रत्येक समस्या का हल अतीत के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो घटना उस समय तत्कालीन समय में कैसे घटित हुई और आज वर्तमान की परिस्थितियां कैसी है, उस आधार पर हम अतीत के आधार पर ही किसी भी घटना का जो है आकलन नहीं कर सकते। तीसरा, तुलनात्मक पद्धति। जैसा कि नाम से विदित है, तुलना की जाती है विभिन्न संस्थाओं की, विभिन्न व्यवस्थाओं की। तो इस प्रकार से जैसा कि अरस्तु ने तुलनात्मक पद्धति का जो अध्ययन किया था, वो अति प्राचीन समय में हम देखते हैं, उस समय उसने 158 संविधानों का अध्ययन करके अपना निष्कर्ष निकाले थे। आज भी कई विचारक इस पद्धति को काम में लाते हैं। ये ऐतिहासिक पद्धति की पूरक पद्धति मानी जाती है और विभिन्न संस्थाओं की तुलना करके जो अच्छे परिणाम हमें चाहिए, वो जो हमारी सुटेबिलिटी पर डिपेंड है कि किस देश की परिस्थितियां कैसी है, उस आधार पर तुलना करके इस पद्धति को काम में लाया जा सकता है। इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। तुलना कभी भी तुलनात्मक पद्धति को अपनाते समय समानताओं और असमानताओं का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। इसमें जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। जैसे भारत और इंग्लैंड के प्रजातंत्र दोनों ही प्रजातांत्रिक देश है, लेकिन दोनों की तुलना करते समय हमें वहाँ की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का भी आकलन करना चाहिए और अध्ययनकर्ता को मानव स्वभाव आदि संबंधित बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये गलती हम देखते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने इंग्लैंड में वहाँ की नागरिक स्वतंत्रताओं का आकलन इस तरीके से किया कि वहाँ पर व्यक्ति जो है इसलिए स्वतंत्र है क्योंकि वहाँ पर शक्ति विभाजन सिद्धांत है, जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, वहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। सावधानी भी रखी जानी बहुत ज़रूरी है इस पद्धति को अपनाते समय कि ये बिल्कुल तुलना जो है वो तटस्थ और वैज्ञानिक भावना के आधार पर की जानी चाहिए। अंत में चौथी पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति। प्रयोगात्मक पद्धति का मतलब है कि जिस प्रकार से पदार्थ विज्ञानों में जो प्रयोग किए जाते हैं उसी तरीके से राजनीति विज्ञान विषय में भी आजकल इस पद्धति को काम में लिया जाने लगा है। हालांकि उस सीमा तक प्रयोग नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि पूरा विश्व ही एक प्रयोगशाला है और निरंतर इसमें राजनीतिक दृष्टि से प्रयोग होते रहते हैं। हमें कुछ उदाहरण से भी पता चलता है कि भारत में भी 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ये एक प्रयोगात्मक पद्धति के ही उदाहरण है। और जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं उसके बाद जो व्यवस्था अपनाई जाती है, ये भी एक प्रयोगात्मक पद्धति का उदाहरण है। और फ्रांस में भी आप देखते हैं कि वहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसमें ये प्रयोग किया गया कि कुछ अध्यक्षात्मक प्रणाली के तत्वों को भी इसमें शामिल किया गया और आज एक स्थायित्व फ्रांस में हम देखते हैं। तो इस प्रकार से प्रयोगात्मक पद्धति की भी कुछ सीमाएं हैं कि जैसा हम देखते हैं कि पदार्थ विज्ञान में परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है और लेकिन राजनीति विज्ञान में देश काल की परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता और उसके आधार पर निर्धारण संभव नहीं है, प्रयोग भी नहीं किए जा सकते। विषय वस्तु जो है राजनीति विज्ञान में मानव होती है और पदार्थ विज्ञानों में जो विषय वस्तु है वो उनके नियंत्रण में होती है। किसी भी प्रकार का उसके ऊपर प्रयोग करके और उसका निर्णय निकाला जा सकता है। दूसरी जो सीमा है वो ये है कि पदार्थ विज्ञानों में प्रयोग को दोहराया जा सकता है, लेकिन राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु मानव होने के कारण, वो स्वभाव परिवर्तित होने के कारण उसको दोहराया नहीं जा सकता,
कुछ सावधानी भी बरतनी होती है कि इसमें कोई भी व्यक्तिगत दृष्टिकोण या भावना को प्रयोग से बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और विशेष परिस्थितियों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।